किसान खतरे में है। लगता है कि नहीं? किसी को लगता है कि किसान खतरे में है, किसी को लगता है कि महिला खतरे में है, किसी को लगता है कि नौजवान खतरे में है। अरे मेरे यारो, वर्ग का चश्मा उतार दो, क्योंकि मेरा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र का निर्माण किया है। ये भाजपा तो केवल अपनी पार्टी की निर्माण करने जानती है। ये कांग्रेस पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता और जिसका एक एक नेता, चाहे इंदिरा जी रही हो, राजीव जी रहे हो, इस देश की माटी को सिंचित अपने खून से किया है, तो केवल कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता ने किया है। आज एक नया सूर्योदय हो रहा है, एक नया सूर्योदय हो रहा है राहुल गांधी जी के रूप में। ये सूर्योदय कांग्रेस पार्टी का सूर्योदय नहीं, ये सूर्योदय मेरे भारतवर्ष का सूर्योदय होने जा रहा है। एक ऐसे नेता जिसने सदैव देश प्रेम की बात की है, देश विकास की बात की है, देश की भावना की बात की है। एक ऐसा नेता जिसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, जिससे पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, और उस नेता का जवाब था कि अगर मेरा कोई धर्म है, अगर कोई मेरी जाति है, तो वो केवल राष्ट्र का तिरंगा का झंडा है। आज वो समय आ गया मेरे भाई और बहनों कि हमें एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं, देश की भविष्य की लड़ाई है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर 5 उंगली रहेंगी तो बिखर जाएंगी, और अगर ये 5 उंगली मुट्ठी बन जाए तो देश का उत्थान और देश का विकास सुनिश्चित हो पाएगा। तो हमें मुट्ठी बनकर इस भाजपा का सामना करना होगा। मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लाल किले पर भी लहराएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। वही एक विश्वास मन में रखकर सड़क पर हमें निकलना होगा और कांग्रेस को दोबारा स्थापित करना होगा। अंत में मैं 2 लाइन आपको अर्पित करना चाहता हूं कि आंधियों का जिद है बिजलियां गिराने की, आंधियों का जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हमें भी जिद है वहां आशियां बनाने की। और राहुल जी, ये आपके शब्द हैं, राहुल जी, ये आपके शब्द हैं कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। असूलों पर जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद। कटाक्ष जरूर करें, पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं होना चाहिए। और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं। मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो। मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, सभापति महोदय,
कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय, बैठो आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया, मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। विषय है कि 2015 में 29 हमारे जवानों ने जीवन की आहुति दी और 2016 में 71 जवानों ने नवंबर तक अपनी जीवन की आहुति दी। सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात करते हैं, जिसका कांग्रेस ने समर्थन भी किया था, लेकिन वो स्ट्राइक्स के बाद आपकी सियासत क्या हुई, पाकिस्तान के विरुद्ध आपकी नीति क्या हुई? अरे पाकिस्तान के विरुद्ध तो वो नीति होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय जो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को अपनी नानी याद दिला दी थी। रक्षा मंत्री इस देश के कहते हैं, एंड आई कोट, कि इंडियन ट्रूप्स वर लाइक हनुमान हु डिड नॉट क्वाइट नो देयर प्राउस बिफोर दिस सर्जिकल स्ट्राइक, अनकोट। अध्यक्ष महोदय, देश की सेना बलिदान दे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार प्रधानमंत्री को बनाया जाए, यह प्रश्न का आज उत्तर हमें देना होगा। मणिपुर हिंसा की बात की गई सभापति महोदय, इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? और मैं अधीर रंजन जी का जो शब्द था, जो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने दिया, इन सभी समय में एवरी मॉर्निंग सभापति महोदय, न्यू विडोज वर हाउलिंग, एवरी मॉर्निंग न्यू चिल्ड्रन वर क्राइंग, एवरी मॉर्निंग न्यू हाउसेज वर फॉलिंग। और मूक दर्शक के रूप में हमारे ये साथी बैठकर सरकार में बैठे हुए थे। आज यहां बैठकर गौरव गोगोई जी ने, सबर रखो, सबर रखो, आराम से सुनो, सबर रखो, थोड़ा सीख लो। गौरव गोगोई जी ने आसाम अकॉर्ड की बात की। जिस आसाम अकॉर्ड की बात की, उस आसाम अकॉर्ड का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने कभी की? आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 1 साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर सच्चाई मैं बताऊं, प्लीज उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो गौरव। नो अगर बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। बैठिए, जनता ने आपकी चिल्लाने को बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपनी फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की कावियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की कावियात की शुरुआत।